दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हिंदी की सीरीज में आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हिंदी वर्णमाला को। जैसा कि आपको पता हो पिछली वीडियो में हमने हिंदी वर्णमाला में पढ़ा था स्वर एवं व्यंजन और उनके प्रकार। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अल्प प्राण ध्वनियाँ, महाप्राण ध्वनियाँ, घोष वर्ण, अघोष वर्ण। ठीक है, तो ये हमारा आज की क्लास जो है बहुत ही मज़ेदार रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 1 से 2 अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आज का लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। और मैं जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप पिछली वीडियो को अवश्य देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे प्रेस अवश्य करना, क्योंकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, अगर टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है आपको तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम के चैनल की लिंक को दे दिया है। आप वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन। जैसा कि आपको पता हो, जो ही व्यक्ति जो पिछला लेक्चर इन्होंने लिया है, पिछली वीडियो देखी है, तो उनको पता होगा। तो मैं आपको रिवाइज करा दूं कि पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। तो दोस्तों हमने वहाँ पर स्टार्ट किया था वर्णमाला को और देखा था कि वर्ड क्या होता है और वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं, और फिर वहाँ पे हमने देखे थे स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं, अयोग वाहक की संख्या कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, फिर हमने वर्णों का वर्गीकरण किया था उच्चारण के स्थान पे। 3 तरीके से वर्गीकरण किया था। ये पहला था हमारा उच्चारण के स्थान पर, ठीक है, और प्राण अर्थात वायु संवेग के आधार पर, और फिर तीसरा था हमारा आवाज के भारीपन के आधार पर। ठीक है, तारत्व या आवाज के भारीपन के आधार पर। तो सबसे पहला हम पढ़ रहे थे उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था 2 तरीके होते हैं, हमारे 2 भेद थे, एक हमारा स्वर, एक हमारा व्यंजन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्वर को स्टार्ट किया था और स्वर को कंप्लीट किया था पिछली वीडियो में। ठीक है, स्वर के बारे में हमने जाना, स्वर क्या होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है। ठीक है, और स्वर का वर्गीकरण किया था, किस तरीके से उच्चारण का स्थान होता है स्वर का। ठीक है, वैसा हम कंप्लीट कर चुके हैं जीभ के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पे, मुंह खुलने के आधार पर, ठीक है, मात्रा के आधार पे। तो ये पिछली वीडियो में हम स्वर के बारे में फुल डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हमारा स्टार्ट है मतलब स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम व्यंजन को। ठीक है, स्वर हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, तो हमारा अभी चल रहा है उच्चारण के आधार पर, तो उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और मैं फिर बोल देता हूं आपसे कि जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप पिछली वीडियो को पहले अवश्य देख लें। ठीक है, तो फिर आपकी समझ में अच्छे से आने वाला है, फुल डिटेल में मेरे द्वारा जो है हिंदी को कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तो व्यंजन को पढ़ते हैं। तो व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों, तो पिछली वीडियो में भी बताया था हमने कि व्यंजन क्या होते हैं, कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड, और स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड। ठीक है ना, तो ये पिछली वीडियो में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो चलिए आगे देखते हैं। इनके उच्चारण में स्वरों से अधिक समय लगता है। आपको उससे लगेगा क्योंकि ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे कि ये हमारा क है, तो यह क बनता है, तो क के साथ हमारा अ शहीद होता है। मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि अ हमारा शहीद वर्ड होता है, यह प्रत्येक व्यंजन वर्ड के साथ लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ये हमारा हलंत होता है, तो इसके साथ जब अ लगाएंगे तब बनता है हमारा ये क। ठीक है, तो स्वरों से अधिक समय लगेगा क्योंकि यह देखो स्वर और व्यंजन दोनों आ रहे हैं इसमें। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए, तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। तो इनकी जो मूल संख्या है वह है हमारी 33। कितनी है, 33, और कुल संख्या है 39। तो इन दोनों के बारे में भी जानेंगे कि 33 कैसे है और 39 कैसे है। तो आगे चलते हैं, सब आपको पता चलने वाला है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, बहुत हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो आपके लिए। यहाँ से आपका 2 नंबर अब पक्का होने वाला है। ठीक है, तो चलिए, तो अब करते हैं हम व्यंजनों का वर्गीकरण। जैसे हमने स्वरों का वर्गीकरण किया था पिछली वीडियो में, तो आज हम इसमें देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, फिर पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन, फिर ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, फिर द्विगुण व्यंजन।
दोस्तों यहाँ पर इसके कोई प्रकार नहीं होते, कोई फिक्स प्रकार नहीं है कि 5 ही प्रकार होते हैं, 6 होते हैं, 3 होते हैं। किसी बुक्स में देखोगे तो किसी में 5 मिलेंगे, किसी में 6 मिलेंगे, कोई इन 3 4 कोई करा देता है, 4 मिलेंगे कहीं पर। तो दोस्तों यहाँ पर इनके कोई टाइप नहीं होते हैं। तो बस ज़्यादा दिक्कत मत लेना कि कहीं बुक में आपने पढ़ा हो कि इसके 6 प्रकार होते हैं, या मैंने 5 कराए हैं, या किसी में 4 कराए गए हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ वहाँ पर जो है पेपर में लिखने को नहीं आता है। बस आप अपनी तैयारी करिए। भाई ये देखिए स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ कौन से होते हैं, ऊष्म कौन से होते हैं, संयुक्त और द्विगुण कौन से होते हैं। यही हमारे मेन जो है टाइप होते हैं, ठीक है, व्यंजनों में। और यही मैं आपको काउंट करके दिखाऊंगा ना। 39 ही तो होते हैं, तो 39 में काउंट करके दिखाऊंगा। 39 इसमें होते हैं टोटल, और 33 कैसे होते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप दिक्कत ना लें। कोई भी परेशानी हो आपको टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन देखते हैं। तो स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण के समय, देखना, जिन वर्णों के उच्चारण के समय वायु उच्चारण के स्थान को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट की समझ में तो आ गया होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे उन्हें पता ही नहीं चला होगा कि स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं। दोस्तों शब्द पे जाइए, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब क्या होता है? किसी चीज को स्पर्श करना, है ना। और देखो डेफिनेशन में कह रहा है कि जिन वर्णों के उच्चारण के समय वायु जो है उच्चारण के स्थान, उच्चारण के स्थान। तो दोस्तों उच्चारण के स्थान में आगे आपको कराने वाला हूं। जैसे जो कंठ है, तालु, मूर्धा, दंत है, ओष्ठ है, जो हमारे होते हैं वही तो स्थान होते हैं। कुछ ध्वनियां हमारी कंठ से बोली जाती हैं, कुछ तालु से, कुछ मूर्धा से, कुछ दंत से, कुछ ओष्ठ से, ठीक है। तो यही हमारे उच्चारण के स्थान होते हैं। इन्हीं को जब स्पर्श करने वाली जो ध्वनियां होती हैं वही हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जो वर्ड जो इन्हें स्पर्श करके आते हैं, जो हमारे स्थान हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्योंकि यहाँ पर स्पर्श होता है, किसी का कंठ से होता है, किसी का तालु से होता है, किसी का दंत से होता है, किसी का ओष्ठ से, ठीक है। तो ये सब मैं आपको आगे कराने वाला हूँ। उच्चारण के स्थान स्पेशल हमारा एक लेक्चर आएगा, तीसरे वीडियो में हम आपको कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर नहीं हो पाएगा। यहाँ पर बहुत कुछ है आपको पढ़ने के लिए। आप देखिए, बस आगे पढ़ते रहिए, अंत तक देखना, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स के साथ मैंने आपको ये कंप्लीट कराने वाला हूं उच्चारण के स्थान। कभी नहीं भूलोगे, यकीन करना इस बात का कि आप नेक्स्ट वीडियो जब भी आए नोटिफिकेशन आप ऑन कर लेना सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे। फिर उसके बाद में देखना जब भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो आप बिलीव नहीं करोगे, इस तरीके से मैंने वहाँ पर ट्रिक के माध्यम से कराया है कि एक बार में देखने के बाद ही आप उच्चारण के स्थान जिनको प्रॉब्लम होती है, कौन से कंठ से होते हैं, कौन से तालु से, कौन सा मूर्धा, कौन सा दंत से, सब क्लियर होने वाला है एक ही बार में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी हम यहाँ पर पढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन आपको समझ में आ गए होंगे, जो उच्चारण के स्थानों को स्पर्श करते हुए जो वायु निकलती है, ठीक है, जो व्यंजन, जो वर्ड होते हैं बोले जाते हैं। तो अब देखते हैं स्पर्श व्यंजन में आते कौन कौन से वर्ड हैं। तो दोस्तों मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, व्यंजन जब कराए थे, कि हमारे वर्ग होते हैं, व्यंजन में वर्ग हैं, वर्ग के अकॉर्डिंग डिनोट इन्हें ना डिवाइड कर दिया गया है 5-5 के पेयर बना के। तो ये जो वर्ग होते हैं उन्हें बोलते हैं कचट तप, बताया था। और इसी तरीके से आपको याद करना है कचट तप, कचट तप, ठीक है। ऐसे मत करना क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है। डायरेक्ट बोलना कचट तप, ये हमारी ट्रिक है, कचट तप, ठीक है। तो कचट तप जो होता है यही होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। यही जो 5 हमारे वर्ग हैं, इन्हीं में जो वर्ड आते हैं वही हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। तो देखिए क वर्ग में क्या आता है, प्रत्येक में 5-5 आते हैं। तो क, ख, ग, घ, अंग, ये आ गया। च वर्ग में देखो जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। तो ये त वर्ग में आते हैं त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, ठीक है। तो ये होते हैं, इनकी संख्या होती है 25, हो गई ना। प्रत्येक वर्ग में 5 हैं और 5 ही वर्ग हैं हमारे, तो 25 हो गई। तो स्पर्श जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। तो यहाँ से आपके स्पर्श व्यंजन जो है क्लियर हो गए होंगे क्या होते हैं। फिर से बता दूं, जो हमारे उच्चारण के स्थान होते हैं, कंठ है, मूल है, दंत है, ओष्ठ है ना, तालु, तो इनको जब स्पर्श करके जो बोले जाते हैं वही होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन।
ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है हमारा अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन के बारे में देखते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में सांस जो होती है अंदर को खींची जाए उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। देखिए सबकी डेफिनेशन शब्द यहीं पर दे दी गई है। जो शब्द है हमारा अंतस्थ उसी में है। अंतस्थ, अंत मतलब अंदर, स्थ मतलब अंदर की ओर, अंतस्थ मतलब अंदर की ओर। तो श्वास अंदर की ओर खींची जाए उन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है और यह होते हैं हमारे य र ल व। इनको ऐसे ही बोला जाता है यरलव। कैसे बोला जाता है? यरलव। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उसी तरीके से आप ध्यान देना और इसी तरीके से आप याद करना, ठीक है? आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप अब इस तरीके से मत करना कि य र और ल और व, ठीक है? डायरेक्ट बोलना यरलव। क्या? यरलव, एक शब्द के रूप में यरलव। तो ये होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। और जो है क्या होता है इसमें कि श्वास अंदर खींची जाती है। तो बोल के देखिए य, तो य में अंदर सांस जा रही है, देखिए खुद बोल के देखिए। र में अंदर जा रही है, ल व, ठीक है? जबरदस्ती मत करना, बाहर निकालने की कोशिश करो फिर बोलो य, ऐसे मत करना। जैसे बोला जाता नॉर्मली य व य र ल व, तो खुद इस चीज़ को फील करना कि हाँ अंदर की साइड में सांस जा रही है नहीं आ रही है, ठीक है? तो दोस्तों इसमें मैं बता दूं कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जो य और व होता है हमारा, इसे हम अर्ध स्वर कहते हैं। य और व को क्या कहते हैं? अर्ध स्वर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद करना, ठीक है? अच्छे से ध्यान देना इस पर। जो य और व होता है इसे अर्ध स्वर कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में जो है पूछा गया है, कई बार आ चुका है, ठीक है? और जो र होता है हमारा उसे हम लुंठित वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? लुंठित, लुंठित, ठीक है? ठीक है, लुंठित कहते हैं इसको। तो इसको भी आप याद करना। ल रह गया, ल को नहीं बता पाया मैं इसमें, चलिए सॉरी उसके लिए। ल को हम कहते हैं पार्श्विक, ठीक है? इसको आप देख लेना, पार्श्विक कहते हैं इसको, पार्श्विक, पार्श्विक वर्ड कहते हैं इसको, ल को, ठीक है? लिख लेना आप। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों? जिन वर्णों के उच्चारण से शरीर में गर्मी पैदा हो जाए, गर्मी लेनी हो ना तो ऊष्म व्यंजनों का यूज कर लिया करना, ठीक है? बोल लिया करना जोर जोर से बार बार। उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं जिनके उच्चारण में शरीर में गर्मी पैदा हो जाए। तो इनकी भी संख्या 4 होती है दोस्तों। तो ये 4 कौन कौन से होते हैं? स स स ह। देखिए जब बोल रहोगे ना तो इसमें ऐसा लगता है कि हाँ शरीर में से कुछ ज़्यादा जान लगानी पड़ रही है बोलने में। बोल के देखिए स स स ह, श्वास बाहर भी आ रही है और ऐसी लग रही है कि ज़्यादा जान लगानी पड़ रही है, कुछ ऊर्जा हमारी ज़्यादा वेस्ट हो रही है इन्हें बोलने में। तो ठीक है, तो उन्हें जिससे शरीर में गर्मी पैदा हो जाए उन्हें कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ये हमारे 4 होते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त का मतलब तो आप समझते ही होंगे, संयुक्त वर्ड ही है हमारा संयुक्त जो दो या दो से अधिक से मिलकर बना हो, ठीक है? तो संयुक्त जो वर्ड 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, शब्द से ही क्लियर हो रहा है, सभी शब्द से क्लियर हो रहे हैं, बशर्ते आप थोड़ा दिमाग लगाइए, दिमाग पे जोर डालिए कि अंतस्थता, तो अंतस्थ मतलब अंदर की ओर, ठीक है? पढ़ लिया था ऊष्म, ऊष्म है उसमें गर्मी पैदा होती है, ऊष्म खुद ही बोल के देखिए तो उसमें गर्मी पैदा हो रही है, ऊष्म, है ना? तो इस तरीके से आप याद करने की कोशिश करना और अच्छे से ध्यान देना। तो देखिए इनकी भी संख्या 4 होती है, संयुक्त जो व्यंजन होते हैं। तो ये होते हैं हमारे क्षेत्र, ज्ञा और श्री। श्री जो श्री वाला स्र, ठीक है? तो यहीं पर मैं आपको क्लियर करा देता हूं, जैसे कि आगे बताता तो यहीं पर मैंने आपको क्लियर करा दिया है कि जो छ होता है वह किससे मिलकर बना होता है। तो ये जो संयुक्त वर्ड होता है यह हमारा क प्लस पेच शीरा स से मिलकर बना होता है, ठीक है? क और ये हमारा जो स होता है ना, ये इसको हम मझला बोलते हैं, मतलब बीच का बोला जाता है। सबसे बड़ा हमारा यह होता है, बीच का हमारा यह होता है और सबसे छोटा हमारा यह होता है। ये हमारा सबसे छोटा, ये बड़ा, ये बीच का, ठीक है? तो इसे हम पेट चीरा भी बोलते हैं, इस तरीके से ही पढ़ा है बचपन से, पेट चीरा सा, ठीक है? क्योंकि इसका पेट ऐसे चिरा हुआ सा होता है, ठीक है? तो देखिए दोस्तों जो छ होता है वो बना होता है हमारा क प्लस पेट चीरा स से। ये याद करना दोस्तों, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। यहाँ से जो हमारे संयुक्त व्यंजन है ये एग्जाम में बार बार आते रहते हैं, तो बड़े ध्यान से देखना इनको, ठीक है? और त्र जो होता है वो त प्लस र से मिलकर बना होता है। और ज्ञ जो होता है, ज्ञानी वाला ज्ञ, जो ज्ञानी लिखते हैं ना ज्ञानी, तो ज्ञानी वाला ज्ञ जो होता है वह ज
प्लस ये हमारा यहाँ टी जो कहते हैं इसको, यहाँ से मिलकर बना होता है। और जो स्र होता है वो सीटी वाले सीटी वाला स बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें ऐसे होता है ना, ये ऐसे, तो इसको सीटी वाला स बोलते हैं। वैसे हम बड़ा स भी बोल सकते हैं क्योंकि बड़ा स होता है, प्लस र से मिलकर बना होता है। दोस्तों मैं इसमें आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहला तो आपको याद करना ही करना है, मैं आपको झूठ बोलूँ, ठीक है। त्र में क्या है, त्र में आ रहा है, देखिए हम बोलते हैं त्र, तो त्र में त्र में क्या आ रहा है, त। सबसे पहले बोलने में ही आ रहा है त्र में आ रहा है सबसे पहले त। और ये जो देखिए, ये इसे क्या बोलते हैं, र बोलते हैं। जैसे हम ऐसे लिखते हैं तो ऐसे उड़ाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, र ही तो होता है हमारा। तो ये हो गया हमारा र, इसमें उड़ा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा र। तो त प्लस र, त्र है ना, त्र में भी आ रहा है, देखिए हम बोल रहे हैं त्र, तो र, ठीक है। तो त और र, ये हलंत लगाना मत भूलना। ऑप्शन में देता है कहीं कहीं पर, जैसे देगा तो क प्लस स दे देगा ऑप्शन में, और हलंत नहीं लगाएगा यहाँ पर। इसमें दोस्तों हलंत होता है, ठीक है। ये आप याद रखना, ऑप्शन में गलती मत करना कि सीख तो गए कि क प्लस स का मिश्रण होता है, मतलब संयुक्त रूप होता है छ, लेकिन ध्यान दिया नहीं हलंत का। ऑप्शन दे दिया पहला ही, क्या कि क प्लस स, और आंसर लगा के आ गए। फिर कहेंगे अरे हमें ये तो पता था, गलत कैसे हो गया। तो दोस्तों छोटी सी मिस्टेक 1 नंबर गवा सकती है, हलंत का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्तों त्र आपकी समझ में आ गया होगा। ज्ञ, देखो इसकी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, भूल जाते हैं इसको। देखिए इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, ये ट्रिक मैंने थोड़ा बनाई है, फनी तो नहीं है, अच्छी है। देखिए ज्ञ ऐसी बनती है, ठीक है। और दोस्तों ये जो मिश्रण होता है हमारा किसका होता है, ज का होता है। तो दोस्तों एक बात बताइए, ज्ञ ऐसी बननी है तो ज भी तो ऐसे ही बनना है, ज भी तो ऐसे ही बनना है, बस इसमें ऐसे ये गुंडी होती है, इसमें नहीं होती है, बनना है ना। और देखिए, और ये जो होता है य, तो यह जब बनता है तो इसमें पहली वाली तो ऐसे ही बनती है ना, तो यहाँ में भी तो ऐसा ही रूप आ रहा है, जैसे इसमें बनाया है हमने, ऐसा इसमें बनाया है, ऐसा इसमें भी बनाया है, बस तो इसमें ऊपर ऐसे कर दिया हमने, गोल कर दिया है, ठीक है। तो हो गया ना, ये ट्रिक भी आपकी बन गई। तो इससे आपको याद आ जाएगा उस टाइम पे, मेरी बात आपको जरूर याद आएगी। अगर ये आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो देख लेना, आपको जरूर याद आ जाएगा कि हाँ ज्ञ हमारी ऐसे बनती है, तो ज भी हमारा ऐसे ही बनता है, हैं। और यह भी बनाएंगे तो ऐसे बना देंगे, इसको ऐसे जोड़ देंगे ऊपर से, तो ये होता है हमारा संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है, ज और यहाँ पे, ठीक है। स्र में फिर भी ये त्र जैसी ट्रिक है। देखिए स्र में तो स्र बोला जा रहा है, तो स सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे होती है, स्र, तो स आ रहा है सबसे पहले, तो स आ गया। आप कहेंगे कि अरे हमें पर कैसे पता चलेगा कौन सा स आएगा, छोटा आएगा, बड़ा आएगा या बीच का आएगा। देखिए जब ये बन रहा है तो इसमें देखिए यहाँ पर ये इसमें गोल गोल सीटी बन रही है, तो सीटी वाला स हो गया। तो यही तो ट्रिक होती है दोस्तों याद करने की, ऐसे कब तक रट्टा मारोगे बताइए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सीटी बन रही है, यहाँ भी सीटी बन रही है, तो सीटी वाला स होगा। तो यहाँ पर भी देखो र उड़ रहा है, जैसे त्र में उड़ रहा था, और यहाँ भी र उड़ रहा है, तो इसमें भी र आ गया। और वैसे भी आ रहा है स्र स र, ठीक है। तो स और र, तो हो गया ना याद। पहला ही तो याद करना है बस, छ वाला क पेच सी रस, ठीक है। बाकी के 3 मैंने आपको याद करा दिया ट्रिक के माध्यम से। तो अच्छा लग रहा है ना दोस्तों। अगर हिंदी की सीरीज आपको अच्छी लग रही हो, वीडियो आपको पसंद आई, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना दोस्तों, और बेल आइकन पे प्रेस करना। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और मैं आप देखना, और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें जब मैं उच्चारण स्थान आपको कराऊंगा तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। वीडियो को शेयर करना मत भूलना दोस्तों। अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के साथ जोड़ेंगे तो हमें भी खुशी होगी। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो इतना आपका दायित्व तो बनता है, ठीक है। चलिए द्विगुण व्यंजन दोस्तों, अब है हमारा लास्ट है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कौन सा होता है, तो द्विगुण शब्द से ही क्लियर हो रहा है, द्विगुण जिसके 2 गुण हों, है ना। तो प्रत्येक के बारे में मैंने बताया है, सब शब्द से ही क्लियर हो रहे हैं। द्विगुण 2 गुण हों, तो देखिए जिन वर्णों में 2 वर्गों के गुण पाए जाते हैं, देखिए हो गया ना डेफिनेशन। तो डेफिनेशन तो हमारी शब्द में ही बन जाती है, पर ये तो बस उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस तरीके से नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए ऐसे पढ़िए, समझ में आना चाहिए। हमारे चैनल पर आप आए हो तो हिंदी की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आपका कम से कम हिंदी में रिजल्ट 90% रहे, 90% प्लस रहे दोस्तों। यकीन मानिए 90% प्लस।
अगर आपके 50 क्वेश्चन आ रहे हैं हिंदी में तो 45 प्लस ही सही जाएं, ठीक है। इसी तरीके की तैयारी मैं आपको कराने वाला हूं। बस आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए, बस फुल डिटेल में आपको मिलेगा। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा हिंदी में। एग्जाम चाहे आप कोई भी दे लेना, पीसीएस का हो, आरओ का हो, लोअर का हो, बीडीओ का हो, लेखपाल का हो, पुलिस का हो, कोई भी हो, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों देख लिया, दो गुण जिनके हों उन्हें दो गुण व्यंजन कहते हैं। तो इनकी संख्या होती है दो। तो देखिए, द्विगुण, दो गुण, तो दो ही संख्या होती है। तो ये भी देखिए यहाँ से क्लियर हो गया, द्वे से ही हो गया ना, द्वे से दो गुण होते हैं तो दो ही इनकी संख्या है। कौन सी है इनकी संख्या? देखिए, ये तो पढ़ा होगा ना ड, और ये भी पढ़ा होगा ढ। तो ये तो हमने उनमें पढ़े हैं वर्ग में, कचट तब बारे वर्ग में पढ़े हैं ना ये तो। बस ये हमारे अलग होते हैं, इन पे जो बिंदी लगी होती है नीचे, तो ये होते हैं हमारे द्विगुण, इनमें दो गुण हो जाते हैं, ठीक है। हो गए ना। तो इनका प्रयोग कहाँ होता है? जैसे आपने पढ़ा होगा पढ़ने, जैसे हम लिखते हैं ना पढ़ने, तो ये ऐसे नहीं लिखते हैं, इसमें ये आता है अंदर, मतलब अंदर नहीं, नीचे पॉइंट आता है, ठीक है। तो ये पढ़ने में ये लिखा जाता है ना। आगे देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर बता दूं कि जो द्विगुण व्यंजन होते हैं इनको हम उत्क्षिप्त व्यंजन या आगत व्यंजन भी कहा जाता है। इनको याद रखना, इसको भी उत्क्षिप्त व्यंजन या आगत व्यंजन भी इनको कहा जाता है, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान देना। चलिए, तो अब ये हमारे हो गए व्यंजन कंप्लीट। तो दोस्तों हमने व्यंजन पढ़ लिए, स्वर हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ ही लिए थे। तो स्वर और व्यंजन बहुत ही अच्छे तरीके से फुल डिटेल में और हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम देखते हैं जो हमारे वर्णों का जो वर्गीकरण था, उसमें पहला था हमारा उच्चारण के स्थान आधार पर, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम दूसरा है हमारा प्राण अर्थात वायु की प्रयुक्ति के आधार पर, ठीक है। प्राण अर्थात वायु की प्रयुक्ति के आधार पर दो तरीके से हम देखने वाले हैं। इनमें आता है हमारा जो दो टाइप होते हैं इसके, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। नाम तो सुने होंगे ना, नाम भी सुने होंगे और एग्जाम में क्वेश्चन भी देखा होगा। और क्वेश्चन अक्सर यहाँ से पूछा जाता है, अल्प प्राण महाप्राण से घोष अघोष भी देखने वाले हैं इसी लेक्चर में, चिंता मत करिए, सब कुछ कंप्लीट होने वाला है आपका, बचेगा कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अब देखते हैं अल्प प्राण। तो होता क्या है अल्प प्राण? अल्प माने क्या होता है? अल्प मतलब कम। अल्प मतलब क्या होता है? अल्प मतलब कम, अल्प मात्रा, जैसे अल्प मात्रा बहुत मात्रा, ठीक है। तो अल्प मात्रा जो होती है तो उसका मतलब क्या होता है? कम मात्रा। तो अल्प का मतलब ही होता है कम। तो अल्प प्राण अर्थात वायु की बात कर रहे थे हम, तो अल्प प्राण में क्या होता है? कम वायु। अल्प प्राण का मतलब होता है कम वायु। तो अर्थात जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से कम वायु निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों इसमें जो हम देखेंगे, इसमें वायु के आधार पर हम इनको देखेंगे। जो अल्प प्राण है, अल्प से ही पता चल रहा है कम, तो कम वायु जिनके उच्चारण में निकलती है मुंह से, वो हमारे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, क्या कि अल्प प्राण व्यंजन नहीं होंगे, अल्प प्राण वर्ण होंगे इसमें, ठीक है। अल्प प्राण वर्ण कहते हैं इनको, ठीक है, जिनमें वायु कम निकलती है। तो चलिए देखना, अल्प प्राण वर्ण तो कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पर वर्ड लिखा है ना मैंने, तो यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, तो इसको सही कर लेना, ठीक है। तो अल्प प्राण वर्ण जो होते हैं, तो इनमें आता कौन कौन से, मतलब कौन कौन से आते हैं, यही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में। तो दोस्तों इसमें आता है जो प्रत्येक वर्ग का, जो वही वर्ग जो हमारे कचट तब जो वर्ग कराए थे ना, तो उन्हीं वर्गों में से पहला तीसरा पांचवा वर्ड समझ में आ रहा है ना? बताइए, एक बार क्लियर करा दूं? तो चलिए ऊपर जाके मैं वर्ग दिखा देता हूं आपको। चलिए ऊपर जाके नहीं, मैं यहीं पे कंप्लीट करा देता हूं। पहला एक ही देख लेते हैं हम, पहला क वर्ग में देख लेते हैं। तो क में क्या था हमारा? क, ख, ग, घ और ञ, ठीक है। यही तो थे हमारे पांच का पेयर था, बहुत अच्छे से हमने पीछे देखा है। तो कचटतम में हमने पहला वर्ग ले लिया, तो ये कह रहा प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ड। तो पहला वर्ड ये रहा, दूसरे को छोड़ दो तीसरा ये रहा, चौथे को छोड़ दो पांचवा ये रहा। तो ये पहला तीसरा जो पांचवा वर्ड होता है वही हमारे अल्प प्राण में आता है। अल्प प्राण वर्ड होता है हमारा पहला तीसरा पांचवा प्रत्येक वर्ग का। दूसरा वर्ग भी देखेंगे, कचटतम में दूसरा वर्ग क्या आता है? च, क, च, ट, तप, ठीक है। तो च में फिर वही च, छ है ना, और ज और झ और य,
ठीक है, तो इसमें अभी पहला और तीसरा और पांचवा, तो ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। और दूसरा इसमें आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन अभी हमने पीछे पढ़े हैं। अंतस्थ मतलब अंतस्थ, अंदर की ओर, पढ़ा था ना बहुत अच्छे से, अंदर की ओर, जिसमें हवा अंदर की ओर जाए तो यरलव। अंतस्थ होते हैं कौन से? यरलव। बोल के देखिए, यरलव, अंदर की ओर आवाज आ रही है, ठीक है। तो अल्प प्राण ध्वनियों में आते हैं हमारे कौन से? यरलव। और सभी स्वर भी इसी में आते हैं दोस्तों। ये तीनों टर्म आप याद रखना, यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। और इसको 1, 3, 5 याद मत करना, ऐसे करना 135, अल्प प्राण में 135, इस तरीके से आप याद करना 135, तो इसी से हो जाएगा पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड प्रत्येक वर्ग का, ठीक है। और अंतस्थ व्यंजन, यरलव और सभी स्वर, ये आते हैं हमारे अल्प प्राण में। क्योंकि कम वायु का देखिए, स्वर को बताएं तो स्वर बोलकर देखिए आप, उसमें भी कम वायु का प्रयोग किया जाता है। जो वायु निकलती है मुंह से उसमें भी कम वायु निकलती है, देखिए अ, ई, उ, तो कम निकलती है ना, तो ये होते हैं हमारे अल्प प्राण वर्ड, ठीक है। यरलव में भी देखिए कम वायु का ही प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। महाप्राण, तो दोस्तों महाप्राण तो अल्प प्राण था, तो अल्प में कम, महा मतलब अधिक, तो अधिक वायु इसमें। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से अधिक वायु निकलती है उन्हें अल्प प्राण, महाप्राण, अरे व्यंजन कहाँ से लिख गया है ये, महाप्राण वर्ड कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। तो महाप्राण वर्ड कहते हैं उनको, ठीक है। तो महाप्राण वर्ड में क्या क्या आते हैं? तो दोस्तों महाप्राण में जो आते हैं हमारे, तो वह आते हैं हमारे कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ड, ठीक है। और ऊष्म व्यंजन, पिछले में हमने देखा था अल्प प्राण में, तो क्या थे हमारे अल्प प्राण में? अल्प प्राण में क्या थे? अल्प प्राण में थे अंतस्थ व्यंजन, और इसमें है हमारे ऊष्म व्यंजन, क्योंकि इसमें अधिक वायु का प्रयोग होता है, मुंह से निकलती है। और वैसे भी हमने ऊष्म में क्या पढ़ा था? जिन्हें बोलने में गर्मी पैदा हो जाए, ऊष्म, है ना, श श श ह, तो अधिक वायु निकल रही है, अधिक वायु निकलनी है, ऐसा फील हो रहा है कि अधिक मतलब ज्यादा जोर लगाना पड़ा है इनको बोलने में, ठीक है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ड इसमें आता है। तो पिछले वाले में देखा था अल्प प्राण में कौन सा आ रहा था? पहला, तीसरा, पांचवा, तो बचा क्या था पिछले वाले में? पहला, तीसरा, पांचवा उसमें आ गया था, बचा कुछ इसमें आ गया था दूसरा, चौथा, ठीक है। तो बस याद रहेगा ना, दूसरा चौथा इसमें आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको याद रखना। जैसे कि एक बार बता दूं, क वर्ग में हमारा क, ख और ग और घ और इया, ठीक है। तो पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प वर्ड में था, और तो ये दूसरा और चौथा ये हमारा महाप्राण में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं तारत्व अर्थात आवाज के भारीपन के आधार पर। तो दोस्तों अब तारत्व अर्थात आवाज के भारीपन के आधार पर देखते हैं। यह जो वर्णों का जो वर्गीकरण था उसका तीसरा और लास्ट हमारा जो टाइप है, ठीक है। पिछले दो टाइप तो हम देख चुके हैं, उच्चारण के आधार पर, और हमने जो देखा था प्राण के और वायु संवेग के आधार पर। अब देखते हैं हम तारत्व अर्थात आवाज के भारीपन के आधार पर, ठीक है। तो चलिए अब इसमें आते हैं हमारे घोष वर्ण, अघोष वर्ण। तो दोस्तों ये भी आपने पढ़े होंगे, बस ये नहीं पता होगा कि ये इनका प्रयोग कैसे होता है, ठीक है। और आवाज के भारीपन के आधार पर तारत्व क्या होता है, तो ये सब अभी आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। घोष वर्ण को ही दोस्तों सघोष वर्ण भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। घोष वर्ण को सघोष वर्ण भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं हम घोष वर्ण, सघोष वर्ण, ठीक है, एक ही बात है। तो इसका मतलब होता है तारत्व या कंपन। घोष का मतलब ही होता है तारत्व या कंपन, ठीक है। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व या कंपन पैदा हो उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। यानी जिन्हें बोलने में कंपन पैदा हो, बोलने में कंपन पैदा हो, उन्हें घोष वर्ण कहा जाता है, ठीक है। घोष वर्ण क्या होते हैं हमारे, कौन कौन से घोष वर्ण होते हैं, याद हमें यही करना होता है दोस्तों। यहीं से क्वेश्चन आता है हमारा, डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन तो यहीं से आएगा ना कि घोष वर्ण कौन से होते हैं, अल्प प्राण कौन से होते हैं, महाप्राण कौन से होते हैं, ठीक है। तो घोष वर्ण कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। तो ये तो और अच्छा खेल खेल गया। क्या होता है इसमें
कि वही हमारे वर्ग, प्रत्येक वर्ग देखिए कचटतब वाले वर्ग, तो क वर्ग लिया हमने तो क, ख, ग, घ और इया। ठीक है, तो इसमें जो लास्ट के जो 3 है ना, 3, 4, 5, ये आते हैं घोष वर्ड में। बड़ा कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष सभी इन्हीं वर्गों में से निकल कर आते हैं। ठीक है, तो देखिए 3, 4, 5 वर्ड, ठीक है, इसमें आता है हमारा किसमें, घोष वर्ड में। ठीक है, और इसमें आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। तो हमने उसमें भी तो देखा था, जो सबसे पहले हमने किया था अल्प प्राण, तो अल्प प्राण में सबसे पहले क्या आया था, अंतस्थ व्यंजन ही आया था ना। तो इसमें भी आता है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन के साथ में एक वश जो हमारा थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, इसमें जो ऊष्म व्यंजन होता है उसका ह भी शामिल होता है। बस यहीं से अब डिफिकल्ट तो क्वेश्चन यहीं से हो जाता है ना। अब ह दे दिया आपको, तो बस ह पे आप अटक जाओगे। तो यही आपको याद करने वाला जो स्टार्ट पॉइंट है, तो यही है यहाँ से, जो इसमें अंतस्थ व्यंजन के साथ साथ घोष वर्ड में ह भी आता है। ठीक है, जो ऊष्म व्यंजन का पार्ट होता है स स स ह, तो ह इसमें आता है और सभी स्वर इसमें आते हैं। ठीक है दोस्तों, सभी स्वर इसमें आते हैं घोष वर्ड में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं अघोष वर्ड। तो अघोष वर्ड में क्या होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व या कंपन पैदा ना हो, घोष में क्या था, उसमें तारत्व और कंपन पैदा हो रहा था, और इनमें जो अघोष वर्ड में तारत्व या कंपन पैदा न हो, तो बस अघोष वर्ड। दोस्तों एक ही एक याद करना है, अल्प प्राण महाप्राण में से आप एक याद कर लीजिए अच्छे तरीके से, तो आपका दूसरा क्लियर हो जाएगा। और इसमें घोष अघोष में से आप पहला याद कर लीजिए, तो यहाँ से अपना जो हमारा एक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ड, क्योंकि तीसरा चौथा पांचवा तो पिछला वाले में ही आ गया था घोष में, तो बचा क्या था, एक और दो ही बचा था ना आगे, तो पहला दूसरा वर्ड आता है प्रत्येक वर्ग का इसमें, और अंतस्थ उसमें आ गया था, तो ऊस में इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ऊस में व्यंजन इसमें आते हैं, लेकिन ह इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ह हमारा घोष वर्ड में शामिल हो चुका है। तो इसमें आते हैं केवल स स स, तीनों स। ठीक है दोस्तों, तो घोष और अघोष भी हमने पढ़ लिए, अल्प प्राण महाप्राण भी हमने पढ़ लिए, तो बहुत अच्छे तरीके से हमने देखे। तो दोस्तों मैं आपसे बस यही कहूँगा कि एक बार इनको बार बार लिख कर देखें, इनको लिख कर इनको क्लियर करें। ठीक है, आप लिखें कैसे कि पहले अल्प प्राण लिखा, फिर अल्प प्राण में देखिए कि हमारे कौन कौन से आते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का ऐसे याद करें कि 1, 3, 5, 135 आता है, और अंतस्थ आता है, और क्या आता है देखिए मैं ही करा देता हूँ, आप भागने की पड़ रही होगी, जाना मत दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ बहुत अच्छे तरीके से। कि जैसे मैंने बात की अल्प प्राण की, ठीक है, तो अल्प प्राण में मैंने क्या बताया था कि 135 है ना, प्लस अंतस्थ, और यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, सभी स्वर। ठीक है, स्वर वाले से क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं आपको इतना बता देता हूँ, यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो अल्प प्राण में क्या आता है 135 और अंतस्थ। ठीक है, अब महाप्राण की बात करेंगे हम, तो जब यहाँ पर 135 आ गया तो बचा क्या, 5-5 का पेयर होता है प्रत्येक वर्ग का, तो यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 4 बचा, तो 2 और 4 इसमें आ गया। जब अंतस्थ इसमें आ गया तो ऊस में यहाँ पर आएगा। ठीक है, अंतस्थ और ऊस में आते हैं, अल्प प्राण हो या महाप्राण हो, घोष हो चाहे घोष हो। ठीक है, तो ये दोनों आपके क्लियर हो गए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब देखते हैं, पहले देखते हैं हम घोष। तो घोष में क्या आता है 3, 4, 5 लास्ट वाला आ जाता है, और इसमें अंतस्थ आता है, लेकिन अंतस्थ के साथ में प्लस ह भी आता है इसमें, इसको आप याद रखना बहुत अच्छे तरीके से। और बात करें अघोष, तो अघोष में दोस्तों क्या आता है, जब यहाँ 3, 4, 5 आ गया तो 1, 2 यहाँ पर आएगा, और फिर यहाँ पर अंतस्थ आ गया तो ऊस में यहाँ आएगा, लेकिन ऊस में हमारा ह नहीं आएगा, बस इतना यहाँ पर याद रखना है। तो दोस्तों हो गए कंप्लीट। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं उच्चारण स्थान, वहाँ हम पढ़ेंगे कंठे, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, और बहुत अच्छे से बहुत बेहतरीन ट्रिक के साथ। दोस्तों जाना मत दोस्तों, सभी भागने की पड़ रही होगी, मुझे पता है चले गए होंगे बहुत सारे तो। ठीक है, बस इतना कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों को जोड़ें हमारे चैनल के साथ, और हिंदी की तैयारी में लगे रहें, बहुत अच्छे से मैं आपकी तैयारी कराने वाला हूँ। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।